मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फ़ैसला वो था जब मैंने अपोकलिप्स शुरू होने से सिर्फ 3 दिन पहले वापस उस खेत पर आने का फ़ैसला किया। उस वक्त गांव की हार्डवेयर शॉप का मालिक, मेरा पुराना स्कूल का दोस्त हैंग, मुझ पर हंस रहा था। एक पढ़ा लिखा शहरी लड़का जो वापस खेती करने आया है, शर्म नहीं आती? उसने कहा था। लेकिन भला कौन जानता था कि सिर्फ 72 घंटे बाद यही घटिया खेत किलोमीटरों तक का इकलौता सुरक्षित ठिकाना बन जाएगा। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो हैंग मुझ पर हंसा था, वही बाद में घुटनों के बल मेरे दरवाजे पर भीख मांगने आया। और मेरे दादा का छोड़ा हुआ ये पुराना कुदाल, ये इस तबाहत दुनिया का सबसे भरोसेमंद हथियार बन गया। जून की शुरुआत, लूनार कैलेंडर के मानसून से ठीक 3 दिन पहले, मैं सान जोन किन्सन गांव के बस स्टैंड पर अपना सूटकेस घसीटता खड़ा था। मेरे फ़ोन पे एचआर का आखिरी मैसेज अभी भी पड़ा था। तुम्हारा सेटलमेंट जमा कर दिया गया है। 28 साल की उम्र में बेरोजगार और बचत लगभग खत्म। यही थी मेरी हालत। खेत गांव के पश्चिम में एक घाटी में है। 8 किलोमीटर का टेढ़ा मेढ़ा कच्चा रास्ता। कोई टैक्सी वहां जाने को तैयार नहीं था, तो मुझे गांव वाले की मोटर टैक्सी पर बैठना पड़ा। पूरा सफर धूल और झटकों में गुजरा। मुंह ढकना पड़ा, लेकिन जो घुटन अंदर थी वो धूल से भी ज्यादा भारी थी। 3 महीने पहले दादाजी गुजर गए थे। विरासत में मिले थे 30 का एक खेत और एक नसीहत, जब शहर में जीने लगे वापस जमीन पर आ जाना। उस वक्त मैं प्रांत की राजधानी में एक इंटरनेट कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर था। 15,000 महीने कमाता था। लगता था जिंदगी चमक रही है, पर किसे पता था कि एक रात में पूरा डिपार्टमेंट बंद कर दिया जाएगा। खेत का जंग लगा। लोहे का दरवाजा धकेला तो वो भयानक चरचराहट के साथ खुला। जो नज़ारा सामने था उसने सांस रोक दी। जंगली घास ने रास्ता पूरी तरह निगल लिया था। 100 साल पुरानी हवेली की मिट्टी की दीवारें जगह जगह से दरकी हुई थीं। छत की टाइलें टेढ़ी मेढ़ी, छेद ही छेद। अंदर की लकड़ी की कड़ियां जरूर सही थीं। दरवाजा आधा गिरा हुआ था। 30 मुंह के गुलाब के खेत पूरी तरह बेकार पड़े थे। पिछली फसल की पुआल वहीं सड़ रही थी। ऊपर से फॉक्सटेल घास ने ढक लिया था। तालाब का पानी 1 मीटर से ज्यादा नीचे उतर चुका था। नीचे काली कीचड़ दिख रही थी। सड़ांत की बू उठ रही थी। मैं अपना सामान छोड़कर पत्थर की उस बेंच पर धम्म से बैठ गया जो दरवाजे के पास थी। तो यही है मेरी विरासत। फोन बजा, माँ थी। पहुंच गए? खेत कैसा है? बहुत अच्छा है, मैंने झूठ बोला। अच्छा, दादाजी ऊपर से देख रहे हैं तुम्हें। और हुआंग को अजदरेज खेलने दो, नहीं तो आंखें खुली रही। फोन रखा। उस खंडहर जैसे खेत को देखा। बस दो रास्ते थे। अभी हार मानकर शहर वापस जाऊं, या दांत भींच कर एक बार कोशिश करूं। उठा और हवेली के अंदर गया। धूल का एक बादल मुंह पर आया। खांसी और छींकों का सिलसिला शुरू हो गया। दादाजी की चीजें अभी भी डेस्क पर पड़ी थीं। पढ़ने के चश्मे के पास एक मोटी जिल्द वाली डायरी थी। खोला। पहले पन्ने पर लिखा था 15 मार्च 1990। आज बीज बोए गए। छोटे छोटे घने अक्षरों में 30 साल की खेती का पूरा हिसाब था। कब बोना है, कब खाद डालनी है, कितनी बारिश हुई, फसल कैसी रही, हर बात। हर पन्ने पर बेदाग लिखावट में। पर सबसे चौंकाने वाली चीज थी पन्नों के बीच दबा एक हाथ से बनाया टोपोग्राफिक नक्शा। खेत का हर कोना उसमें था। 3 तरफ पहाड़ों से घिरी जमीन। पूर्व में इकलौता रास्ता। पश्चिमी पहाड़ से निकलने वाली अंडरग्राउंड नदी का बहाव। हर खेत की मिट्टी की क्वालिटी तक। नक्शे के एक कोने में दादाजी ने लाल कलम से कुछ खास लिखा था। पश्चिमी पहाड़ की अंडरग्राउंड नदी गर्मियों की आंधी में बढ़ जाती है। ऊपर एक पुराना बबूल का पेड़ है, नीचे एक लकड़ी का फ्लडगेट है। उससे पानी का बहाव कंट्रोल किया जा सकता है। ये जगह 3 तरफ से पहाड़ों में घिरी है। पूर्व में आइको का दर्रा है। पश्चिम में अंडरग्राउंड नदी। उथल पुथल के वक्त यह एक सुरक्षित पनाहगाह है। डायरी का आखिरी पन्ना के जाने से एक हफ्ता पहले का था। उस पर लिखा था, जुन, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है तुम वापस आ गए। ये जमीन उन्हें धोखा नहीं देती जो इसकी देखभाल करते हैं। ऊपर नदी का फ्लडगेट अक्सर चेक करते रहना। किसी जरूरी मोड़ पर ये जिंदगियां बचा सकता है। जरूरी मोड़? मैंने सिर हिलाया। दादाजी अपने आखिरी दिनों में थोड़े अजीब हो गए थे। हमेशा अजीब अजीब बातें करते थे। अगले दिन सुबह सुबह मैं दादाजी के पुराने ट्रैक्टर डॉन फोंगो पर सवार होकर गांव निकला। वो कम से कम 20 साल पुरानी मशीन थी। चालू होते ही काले धुएं का गुबार छोड़ती थी। इंजन की आवाज़ बहरा कर देने वाली। पूरा गांव उसे पहचानता था। जब लोगों ने देखा कि उस पर मैं हूं तो फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे, ये बूढ़े सान का पोता नहीं है? सुना है शहर में नहीं चला, डिग्री लेकर भी खेती करने आया है। बड़ा दुख हुआ। मैं बिना रुके आगे बढ़ गया। खेती की दुकान पर रुका। दुकानदारिन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे संग, बीज लेने आए। इस साल सस्ते हैं। शहर वाले वापस नहीं आ रहे खेती करने। सुना है वहां कोई बीमारी फैल रही है, राजधानी में सख्ती है। मैंने हिसाब लगाया। 30 मुंह जमीन, हर मुंह पर 150 जिन बीज।
4,500 बड़ी रकम। अकेले बो सकते हो तो बो। बीज, खाद, दवाई, 20 लीटर डीजल खरीदा। पैसे लगभग खत्म हुए। ठेला धकेल कर जाने लगा, तभी हार्डवेयर शॉप से आवाज़ आई, सैन जोन। पलटा, हैंग था। काउंटर पर टिका, मजाक भरी मुस्कान के साथ, सुना है नौकरी गई। हाँ हाँ हाँ। देखा, इतना पढ़ने का क्या फ़ायदा। आखिर में खेती ही करनी पड़ी। अगर दादाजी जानते तो कब्र में पलट जाते। मैंने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ा। तभी एक और आवाज़ रुकी। वेटरनरी क्लिनिक की मालकिन अधेड़ उम्र की दयालु डोआ साव थीं। उन्होंने एक कागज़ का पैकेट बढ़ाया। ये सांप भगाने का पाउडर है। पहाड़ में बहुत सांप है, घर के चारों तरफ छिड़क देना। और ये इंसेक्टिसाइड पानी में मिलाकर छिड़को। शुक्रिया डोआ साव, तुम्हारे दादाजी बहुत अच्छे इंसान थे। अपने वक्त में मेरी बहुत मदद की थी। ज़रूरत पड़े तो बताना, झिझको मत। वापस खेत पर लौटा तो शाम चुकी थी। पत्थर की बेंच पर बैठकर अकेले सूप पी रहा था और दादाजी की डायरी पढ़ रहा था। उनके नोट्स के हिसाब से ट्रांसप्लांट मानसून से पहले पूरा होना चाहिए। पौधों के बीच 20 सेंटीमीटर की दूरी, 3 उंगली की गहराई। खाद सुबह वो सूखने के बाद डालो, तभी सबसे अच्छा अब्जॉर्ब होता है। घास जड़ से उखाड़ो, नहीं तो बसंत की हवा में फिर उगाएगी। इतनी बारीकियां देखकर अचानक दादाजी को समझा, इस जमीन को उन्होंने पूरी जिंदगी दे दी थी। हर शब्द उनकी रूह का एक टुकड़ा था। रात के 10 बजे कुत्तों के भौंकने की आवाजें एक के बाद एक उठने लगीं। खेत में कुत्तों का भौंकना आम बात है, लेकिन आज कुछ और था। बेतहाशा, हताश भौंकना, जैसे किसी खतरे की चेतावनी दे रहे हों। और फिर अचानक सारे कुत्ते एक साथ चुप हो गए। भयानक सन्नाटा। वो सन्नाटा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। फोन वाइब्रेट किया। यूनिवर्सिटी का दोस्त था। एक धुंधला वीडियो था, जैसे छुप छुपा कर बनाया गया हो। हॉस्पिटल की एंट्रेंस भीड़ से भरी थी। एक आदमी जमीन पर गिरकर तड़प रहा था। आसपास के लोग चीख रहे थे। जैसे ही पूछने लगा, उसने वीडियो डिलीट कर दिया। क्या हुआ, मैंने लिखा। सिर्फ 2 शब्द आए, अभी भागो। और फिर कुछ नहीं। मेरे मैसेजेस भेजे जाने की कोशिश करते रहे और फिर गायब हो गए। खराब सिग्नल यहाँ आम बात थी, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बुरा एहसास था जो जाने का नाम नहीं ले रहा था। दादाजी की डायरी की वो लाइन जहन में गूंजी, किसी ज़रूरी मोड़ पर यह ज़िंदगी बचा सकता है। मैंने टॉर्च उठाई और अंधेरे में सिसान पहाड़ की तरफ निकल पड़ा, नक्शे की निशानियां फॉलो करते हुए। करीब 20 मिनट चला। उम्मीद के मुताबिक एक विशाल बबूल का पेड़, उसके नीचे सब जंगली घास में दबा था। कुदाल से घास हटाई तो एक लकड़ी का फ्लडगेट नजर आया। पुरानी लकड़ी थी, काली पड़ चुकी थी, लेकिन बुनियाद ठीक ठाक थी। एक तरफ जंग खाया लोहे का छल्ला था, शायद खींचने के लिए। खींचा, हिला तक नहीं। मरम्मत जरूरी है। मोबाइल से फोटोज लिए जगह याद रखने के लिए, हालांकि नहीं जानता था यह किस काम आएगा। नक्शा बिल्कुल सटीक था। वापस पुरानी हवेली में आया, दादाजी के बिस्तर पर लेटा। पुराने बोरिए की जानी पहचानी महक थी। चांद की रोशनी बहुत तेज थी, दूर पहाड़ों की सिलुएट दिखती थी। यह जमीन, ये खेत, शायद यही मेरी नई शुरुआत हो। अगले दिन सुबह उठकर खेत साफ करने निकला तो कई गाड़ियों के हॉर्न्स की आवाजें गांव की तरफ से आईं। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी। छत पर चढ़कर देखा। गाड़ियों का लंबा काफिला पूरी रफ्तार से सड़क पर था। धूल का गुबार उड़ रहा था। आगे कुछ एसयूवीज थीं, पीछे हर तरह की प्राइवेट गाड़ियां, 10 से ज्यादा। सब बेतहाशा भाग रहे थे, जैसे जान बचा रहे हों। दिल डूब गया। ज़ोंबी आउटब्रेक का तीसरा दिन। गांव में बिजली और पानी जाने लगा। सारे कम्युनिकेशंस बंद हो गए। लोगों ने सुपरमार्केट में घुसकर सब कुछ साफ कर दिया। अलमारियां जमीन पर थीं। चीखें और रोना हर गली से आ रहा था। मैं सामान लेने गांव गया, लेकिन हर चौराहे पर लोगों ने बैरिकेड लगा रखे थे। हाथों में चाकू और डंडे, आंखों में दुश्मनी। जो पड़ोसी कल मुस्कुराकर मिलता था, वो आज खाने के 2 थैलों के लिए चाकू लेकर दरवाजे पर खड़ा था, आंखें एकदम बेजान, ठंडी। मैं दादाजी की पुरानी हवेली के दरवाजे से पीठ लगाए कुदाल कसकर पकड़े खड़ा था। हाथों से पसीना टपक रहा था। दिमाग में बस एक सवाल, अब किस पर भरोसा करूं और पहला वार कौन करेगा। तीसरे दिन सुबह 6:30 बजे मैं पुरानी साइकिल पर नाश्ते के लिए गांव जा रहा था। इस वक्त बाजार में आमतौर पर रौनक होती है। स्टीम्ड बंस की दुकान का भाप, क्रेप्स की खुशबू, मोल भाव की आवाजें। लेकिन आज भयानक सन्नाटा। बाउसी की दुकान का शटर बंद। शानियन की दुकान एकदम सूनी, बस कुछ आवारा बिल्लियां कूड़ेदानों में खोद रही थीं। मैं साइकिल धकेलता आगे बढ़ा। जूतों की आवाज़ ज़मीन पर साफ गूंज रही थी। अचानक एक आवाज़ ने उछाल दिया। किराने की दुकान वाली ताली थी, बोरियों में चावल भर रही थी, पेशानी पसीने से भीगी हुई। ताली, क्या कर रही है? जल्दी वापस जाओ, गांव में मत रुको। उसने सिर भी नहीं उठाया। लेकिन हुआ क्या है, कल रात हॉस्पिटल में कुछ हुआ। डॉक्टर लियू और बाकी अब नहीं रहे। उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो मरीज, वो लोगों को काटते हैं, जो भी सामने आए उसे। तभी सड़क के आखिर से इंजन की गड़गड़ाहट आई, धमाके की आवाज़।
10 से ज़्यादा दूसरी जगहों की नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां बेतहाशा गांव में घुसी। लोगों की परवाह नहीं किसी को। आगे एक अकुड़ी जीप ने सीधे पेट्रोल स्टेशन की रेलिंग में घुसाया। ड्राइवर कूदकर बाहर आया, हाथ बेकाबू कांप रहे थे। पंप पकड़ना तक मुश्किल था। बाकी गाड़ियों ने दुकान को घेर लिया। दरवाजे खुले, लोग टूट पड़े, पानी की बोतलें, इंस्टेंट नूडल्स, बिस्कुट, दवाइयाँ जो हाथ लगे। अलमारियां गिरा दी, शीशे तोड़ दिए। हैंग हार्डवेयर शॉप से दौड़कर निकला। क्या कर रहे हो? पैसे दो। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे धकेल दिया। पैसे? हम सब मरने वाले हैं, पैसों का क्या करें? और तभी मैंने उसे देखा। आखिरी गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला था और उससे एक हॉस्पिटल का गाउन पहना अधेड़ आदमी जमीन पर गिर पड़ा था। नीचे से उठा धीरे धीरे, लेकिन उठने का तरीका कोई इंसान जैसा नहीं था। शरीर आगे की तरफ झुका, बाहें बेजान लटकी हुई, जैसे कोई पपेट जिसके धागे खिंच रहे हों। चलने लगा, हर कदम अकड़ा हुआ, पैर घिसटते हुए जमीन पर आवाज करते। स्लावांग, किसी ने पहचाना? तुम हॉस्पिटल में नहीं थे? उस आदमी ने सिर उठाया और तब मैंने उसका चेहरा देखा। त्वचा सलेटी सफ़ेद, जैसे कोई लाश बहुत देर पानी रही हो। आंखें खुली थीं लेकिन प्यूपल्स फैले हुए, कुछ नहीं देख रहे थे। मुंह खुला था, काली रक्त की एक लकीर होंठ के किनारे से बह रही थी। दांतों के बीच मांस के टुकड़े लटक रहे थे। वो अचानक लपका, उसी इंसान पर जो सबसे करीब था। एक पल में वो ढीला, अकड़ा हुआ चालकर अब बेतहाशा तेज था। पास की औरत की बाह में दांत गड़ा दिए, मांस का एक टुकड़ा नुच लिया। सुबह की खामोशी एक चीख ने तोड़ दी। खून 3 मीटर दूर तक उछला, जमीन पर, दीवार पर, पास खड़े लोगों के चेहरों पर। भगदड़ मच गई। कोई गाड़ियों की तरफ भागा, कोई दुकानों में घुसा, कोई गलियों में। वो औरत जमीन पर गिर पड़ी, जख्म से खून बह रहा था। हॉस्पिटल गाउन वाला उस पर झुक गया। हड्डियां टूटने की आवाज, मांस नोचे जाने की आवाज और उसके गले से निकलती वो भयानक घुरघुराहट। मेरे होठों से बस एक शब्द निकला, ज़ॉम्बी। फिल्म का सीन मेरी आंखों के सामने हकीकत बन रहा था। टांगे कांप रही थीं लेकिन गरीज कह रहा था, भागो। हैंग, मैं हार्डवेयर शॉप में दौड़ता घुसा। वायर मैश, नेल्स, हैमर जो मिले सब उठाओ। हैंग अभी तक सन्न खड़ा था। क्या हो रहा है समझाने का वक्त नहीं था। मैं काउंटर फांग कर थैले में सामान भरने लगा। वायर मैश, फावड़े, हैमर, नेल्स, स्क्रू ड्राइवर्स, रेंचेस, जो भी काम आ सके। सैन जोन, मुझे भी साथ ले चलो। डोआ साओ दौड़ती हुई आई, पीठ पर फर्स्ट एड किट। पीली पड़ी हुई थी। गांव का हॉस्पिटल गिर गया। सब तरफ पागल हो गए हैं जो लोगों को काट रहे हैं। डॉक्टर यू को काटा, फिर वो भी काटने लगे। मैंने ठेले पर सामान फेंका। हैंग, आ रहे हो या नहीं? हैंग ने बाहर का हाल देखा, फिर हमें देखा, गया अंदर और एक टूल बॉक्स लेकर निकला, साथ में कई मशेटीज। हम तीनों एक पतले रास्ते से भागे, ठेला धकेलते हुए। मुख्य सड़क पर भयानक कोहराम था, चीखें, मारपीट और कुछ ऐसी आवाज़ें जो किसी जानवर की लगती थीं। रास्ते में एक मोड़ पर मुझे कुछ याद आया। हैंग, तुम चीज़ें ठीक कर लेते हो, है ना? हाँ, फेरेटा के लिए तो यही काम करता हूँ। मेरे साथ आओ। दोनों को सिसान पहाड़ की तरफ मोड़ा। वक्त कम था लेकिन यह भी करना था। पुराने बबूल के पेड़ के नीचे वही लकड़ी का फ्लड गेट। हैंग ने जांचा, नीचे की चेन जंग खाई है। लकड़ी थोड़ी सड़ी है लेकिन मुख्य ढांचा ठीक है। 20 मिनट दो। वो पूरी तरह प्रोफेशनल था। वायर से जरूरी हिस्से मजबूत किए, चेन पर तेल लगाया, लकड़ी के टुकड़ों से छेद बंद किए। ये क्या है? डोआ साहब ने पूछा। मैंने कहा, दादाजी का दिया हुआ एक तोहफा, जिंदगियां बचाने वाला। फ्लडगेट ठीक करने के बाद आगे बढ़े। डोआ साओ चलते चलते बोली, मेडिकल नज़रिए से देखें तो अगर ये वायरस से फैलता है और काटने से ट्रांसमिट होता है तो इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम होनी चाहिए। इन लोगों के सिम्टम्स रेबीज जैसे लग रहे हैं लेकिन बहुत तेजी से डेवलप हो रहे हैं। हैंग बोला, जो भी हो अभी सबसे ज़रूरी है जिंदा रहना। खेत पर वापस आकर मुख्य दरवाज़ा बंद किया, वायर मेश से मजबूत किया, सबकी तरफ देखा। यहाँ रूल सरल है, सब रिसोर्सेज शेयर होंगे, काम बांटेंगे, साथ मिलकर चलेंगे, फैसले मानने होंगे। जो राजी हो रहे, जो नहीं अभी जा सकता है। वांग सबसे पहले हाथ उठाया। मैं राजी हूँ, बाहर सब पागल हो गए हैं, मुझे नहीं कटवाना। डोआ साव ने सिर हिलाया। मैं डॉक्टर हूँ, हर जगह काम आती हूँ, दवाइयाँ भी लाई हूँ, वेटिनरी है, लेकिन इमरजेंसी में इंसानों पर भी चलेंगी। शाम होते होते और लोग आने लगे। पहले चेन आया, आर्मी वेटरन, अपनी पैरालिटिक माँ को पीठ पर लादे पहाड़ी रास्ता चढ़ा था। दरवाजे के सामने घुटनों पर गिर पड़ा। कृपया रखो, मैं मेहनत कर सकता हूँ, पहरा दे सकता हूँ, जो कहो करूँगा। मैंने उठाया, हम एक ही गांव के हैं, जो हो सकेगा करेंगे। फिर प्राइमरी स्कूल का टीचर सुशियो आया, 3 बच्चों के साथ। सब बच्चे जिनके माँ बाप बाहर काम करते थे, स्कूल में छुप रहे थे, बाहर का शोर सुनकर भागे। आखिर में लिसन का परिवार, 4 लोग,
सुबह वाली वही औरत जो चावल भर रही थी। सिर्फ चावल नहीं, अचार और नमकीन मांस भी लाई थी, काफ़ी वक्त के लिए। शाम तक खेत पर 23 लोग थे। आंगन में सब जमा हुए। मैंने बात की। सब ने देखा है हालात। कोई बीमारी है, शायद कंटेजस। अभी हम सुरक्षित हैं, लेकिन कब तक नहीं पता। वो चीज़ें क्या हैं? किसी ने जॉम्बीज के बारे में पूछा। मैंने सीधे कहा, इन्फेक्टेड है। अगर काटें तो तुम भी उनमें से एक बन जाते हो। लोग बेचैन होने लगे। चुप। चंद खड़ा हो गया। घबराने से कुछ नहीं होगा। सांजोन, बताओ क्या करना है। मैंने दादाजी का टोपोग्राफिक नक्शा। खेत 3 तरफ से पहाड़ों में घिरा है। सिर्फ पूर्व की तरफ एक रास्ता है। वहां डिफेंस बनानी होगी। खाई खोदेंगे, बैरिकेड लगाएंगे। और पश्चिमी पहाड़ में अंडरग्राउंड नदी है, जरूरत पड़ी तो पानी छोड़ सकते हैं। चंद बोला, खाई खोदने की जिम्मेदारी मेरी। हैंग बोला, खेत के औजारों को हथियारों में बदलूंगा। डोआसाओ ने हाथ उठाया, मेडिकल सप्लाईज तैयार रखूंगी। टीचर सुशा ने कहा, बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल मेरे जिम्मे। लिजन ने सीना ठोंका, खाना मैं संभालूंगी। रात गिरी। गांव की तरफ से आग की लपटें आसमान छू रही थीं। कौन सी आग थी नहीं पता। कितने लोग बचे हैं नहीं पता। मैं खेत की सबसे ऊंची जगह खड़ा था, दूर की आग देखते हुए। नेटवर्क पूरी तरह गया था। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा था, हमें कुछ नहीं पता था। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी। पुरानी दुनिया ढह चुकी थी। नई दुनिया अभी शुरू हो रही थी। और हमें जिंदा रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपनी आंखों से सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ को एक लंबी कतार में मेरे खेत की तरफ बढ़ते देखूंगा। आगे वाले ने फटी हुई सफ़ेद कोट पहनी थी। पहचाना। डॉक्टर लिू। वही जो पिछले हफ्ते दवाइयां लेकर आए थे। उनका चेहरा पत्थर की तरह पीला और जड़ था। हमारी जल्दी में बनाई डिफेंसेस काग्स की तरह नाजुक लग रही थी उस हुजूम के सामने। पीछे मेरे लोग खड़े थे, बुजुर्ग, बच्चे। सब आंखों में दहशत लिए मेरी तरफ देख रहे थे। मेरे ऑर्डर का इंतजार। और उस लम्हे मेरे दिमाग में बस एक सवाल था, 23 लोग, क्या हम सच में इस जगह को बचा सकते हैं? 7 दिन बीत चुके थे। इन 7 दिनों में हमने सोचा था पहाड़ में छुप जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे। हर सुबह 5 बजे उठकर कीचड़ में धंसे पांव से धान की रोपाई करता था। ठंड पांव से होती हुई दिमाग तक पहुंचती थी। झुककर पौधे उखाड़ना, रोजल में 20 सेंटीएम की दूरी पर रोपना, फिर झुकना, फिर रोपना। धान की पत्तियों से हथेलियों पर अनगिनत छोटे छोटे कट थे। कीचड़ वाले पानी में जलते थे जैसे आग लग रही हो, लेकिन 15 मुंह बोनी थी। यही हमारी जिंदगी की उम्मीद थी। बाकी लोग भी बेकार नहीं बैठे थे। चैन ने अपनी टीम के साथ पहाड़ी रास्ते पर 3 गहरी खाइयां खोदी थीं। 2 मीटर गहरी, 3 मीटर चौड़ी। हैंग ने खेत के औजार हथियार बना दिए थे। बैम्बू के डंडों पर कुदाल बांधकर लंबे भाले कुदालों को धार दे दी थी। दूसरे लोग जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहे थे, बैंडेज बांधना सिखा रहे थे। दादाजी की डायरी के हिसाब से पहाड़ी रास्ते के 3 मोड़ों पर बैरियर्स लगाई थी। पहली में पत्थर भरे थे, दूसरी में धारदार बैम्बू की खूंटियां, और तीसरी के लिए डीजल में भीगी लकड़ियों का ढेर तैयार था। सब प्लान के हिसाब से चलेंगे। मेरी आवाज़ शांत थी, लेकिन सिर्फ मुझे पता था, टांगें कांप रही थी। मरने का पहला सामना था। 200 से ज्यादा ज़ॉम्बीज। और हम सिर्फ 23, जिनमें बुजुर्ग और बच्चे भी थे। पहाड़ी रास्ता बहुत तंग था। सबसे संकरी जगह पर 2 लोग साथ गुजर सकते थे। दोनों तरफ 30 डिग्री की ढलानें थीं, नीचे पत्थर और कांटे। यही हमारा इकलौता फायदा था। ज़ॉम्बीज की भीड़ धीरे धीरे लेकिन बिना रुके बढ़ रही थी। थकान उन्हें नहीं थी। वो नहीं रुकते थे। लाशों का हुजूम था। आगे डॉक्टर लू थे। उनकी सफ़ेद कोट गहरे लाल रंग की हो चुकी थी, खून के दाग। उनके चेहरे पर इंसानी भाव का कोई निशान नहीं था। मुंह अधखुला, काले दांत दिख रहे थे। पहली डिफेंस लाइन, खाई। पहली कतार सीधे उसमें गिरी। धम की आवाज आई। लेकिन पीछे वाले रुके नहीं। आगे बढ़ते रहे, गिरे हुओं पर पांव रखते हुए। खाई भरने लगी। आग लगाओ, मेरी आवाज निकली। हांग ने दूसरी डिफेंस लाइन पर आग लगाई। लपटें आसमान तक उठीं। घना काला धुआं हर तरफ फैल गया। तेज गर्मी से ज़ॉम्बीज की चाल और धीमी हो गई। कई सीधे आग में गिरे, कोई चीख नहीं, कोई दर्द नहीं, बस जलते रहे। लेकिन वो बहुत थे। आग की दीवार टूट गई। दिल लगा बाहर आ जाएगा। हथेलियां पसीने से भीगी थीं, कुदाल के दस्ते से फिसल रही थीं। सैनजॉन! दोसा ने चाचा चिल्लाया। लगता है ये आवाज से लोकेट करते हैं। देखो, जहां भी बोलो सब उधर मुड़ जाते हैं। सच था। उनकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। देख नहीं सकते थे। सब चुप। हुआंग, वो लाउडस्पीकर लाओ। हुआंग भागकर गोदाम गया। एक बड़ा लाउडस्पीकर निकाला जो उसने गाड़ी के स्टीरियो से बनाया था। मैंने अपना फोन कनेक्ट किया, म्यूजिक लगाया। जैसे ही आवाज उठी, ज़ॉम्बीज की भीड़ एक पल के लिए रुकी, फिर लाउडस्पीकर की तरफ मुड़ने लगे। हैंग, लाउडस्पीकर उस पूर्वी खड्ड के किनारे पर फेंको। हैंग लाउडस्पीकर उठाकर भागा और पूरी ताकत से फेंक दिया।
म्यूजिक की गूंज घाटी में फैल गई। एक बड़ा हिस्सा रास्ते हट गया, सीधे खड्ड की तरफ चला, नीचे गिरता गया। लेकिन मुख्य दल अभी भी बढ़ रहा था। तीसरी डिफेंस लाइन टूट गई, खेत के एंट्रेंस से बस 200 मीटर दूर। टांगें सच में कांप रही थीं। डर सुनामी की तरह उठ रहा था। भागना चाहता था, आंखें बंद करके सोचना चाहता था, ये सब बुरा सपना है। अगर मेरा फैसला गलत हुआ तो इन सब की जान मेरी वजह से जाएगी। ये ख्याल तोड़ने को था। सैन जोन और वान कांग ने मेरे कंधे थामे, होश में आओ, कुछ सोचो। और तभी दादाजी की कब्र का ख्याल आया। फ्लड गेट। हाँ, मेरे साथ आओ, बाकी जो बन पड़े शोर मचाओ, उनका ध्यान खींचे रखो। हुआंग और मैं पश्चिमी पहाड़ की तरफ दौड़े। 2 किलोमीटर का रास्ता 10 मिनट से कम में दौड़ा। पुराने बबूल के नीचे वो लकड़ी का फ्लड गेट, जो कुछ दिन पहले ठीक किया था, अब वो एकदम शांत खड़ा था। लोहे के छल्ले पकड़े, पूरी ताकत लगाई, फ्लड गेट चरचराया, धीरे धीरे खुला। पानी की गड़गड़ाहट। 7 दिनों की बारिश का जमा पेंच छूट गया। धारा उस चैनल से बही जो हमने तैयार किया था, सीधे तीसरी डिफेंस लाइन की तरफ। वहां रास्ता सबसे संकरा था, फनल की तरह। जैसे ही पानी पहुंचा, पहली लहर ने आगे के ज़ॉम्बीज़ को ढलान से उड़ा दिया। दूसरी लहर ने बीच वाले दल को बिखेर दिया। तीसरी ने रास्ते का एक हिस्सा ही बहा दिया। ज्यादातर घाटी में जा गिरे, पत्थरों से टकराकर। जो बचे वो दूसरी तरफ फंसे। पहाड़ी रास्ता अब एक बहते दरिया में बदल चुका था। मैं वहीं जमीन पर गिर गया, पसीने से तर, एक बूंद ताकत नहीं बची। कपड़े जमकर चिपक रहे थे, हाथ थरथराना बंद नहीं हो रहे थे। हैंग भी पास में ढह गया, हांफते हुए बच गए। लेकिन किस कीमत पर? रास्ता पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। खेत एक टापू बन गया था। बाहर जाने का रास्ता नहीं, नए सामान का रास्ता नहीं। हम कब तक टिकेंगे? वापस खेत पर सब इंतजार कर रहे थे। साफ हो गए, मैंने कहा। लेकिन रास्ता भी गया। टीचर को चोट लगी थी, बांह पर बहुत गहरा घाव, खून नहीं रुक रहा था। पत्थर से कटा था, जॉम्बी की बाइट नहीं थी। एक रात डोआ साओ ने तुरंत जड़ी बूटियों से खून रोका और कपड़े की पट्टियां बांधी। रात गिरी, खेत मौत के सन्नाटे में डूब गया। दूसरी तरफ से रुक रुक कर किसी जॉम्बी के गुर्राने की आवाज़ एक याद दिलाती रही कि खतरा अभी गया नहीं। वो शायद वहीं रहेंगे हमेशा के लिए। मैं छत पर बैठा तारों से भरे आसमान को देख रहा था। शहर में ये नहीं दिखता था। अब लाइट पोल्यूशन नहीं थी। मिल्की वे साफ नजर आती थी। बहुत अच्छा किया तुमने। चेन ऊपर आया, पानी का गिलास दिया। मैं टूटने वाला था, मैंने उससे कबूल किया। सच में भागना चाहता था जब उन सबको देखा, लेकिन भागा नहीं। चेन मेरे पास बैठ गया। नॉर्मल है डरना। पहली बार जब मैं कॉम्बैट में गया था, मैंने अपनी पैंट्स गीली कर दी थी डर से। जो मायने रखता है वो ये है कि डर के बाद तुमने क्या किया। दादाजी की प्रिपरेशंस ने हम सबको बचाया। ये तुम्हारी गलती नहीं, कोई अगर नहीं। दूसरी तरफ के ज़ॉम्बीज़ जो धारा ने बिखेर दिए थे, चांद की रोशनी में उनकी सिलुएट्स दिख रही थीं। पहले ये डॉक्टर थे, टीचर थे, किसान थे, दुकानदार थे। अब सिर्फ खोखले खोल थे। उनमें डॉक्टर लू दिखे, पिछले हफ्ते ही दवाइयाँ लेकर आए थे। बुचर जो हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा मांस दे देता था। और कितने ही लोग। दादाजी की डायरी में मैंने लिखा, 7वां दिन, कल तक जिंदा रहे, जिंदा रहेंगे। टीचर की चोट यहाँ ठीक हो रही थी, बस एक स्क्रैच था, जॉम्बी की बाइट नहीं। लेकिन खेत के अंदर दरारें धीरे धीरे बड़ी हो रही थीं। बाढ़ उतरने के 3 दिन बाद टकराव हुआ। उसे वही राशन क्यों मिलना चाहिए, फे बोल रहा था। एक 24 साल का लड़का चैन की माँ की तरफ इशारा कर रहा था, जो व्हीलचेयर पर धूप ले रही थी। वो पूरी तरह पैरालाइज्ड है। दिन रात किसी को देखना पड़ता है, कुछ नहीं कर सकती, फिर भी उतना ही खाएंगी। ये कहाँ का इंसाफ है? कुछ युवाओं ने हाँ मिलाई। चैन का चेहरा लाल हो गया, मुट्ठियां भिज गईं। क्या कहा तूने? ये अपोकलिप्स है, पहले जैसा नहीं। फे नहीं झुका। जो काम के नहीं। चैन ने उसके मुंह पर घूंसा मारा। दोबारा बोल। फे खून बहाते जमीन पर गिरा। दूसरे युवा घेरे में आ गए। दो तरफ सामना। बस मैं बीच में आया, लेकिन बात रुकी नहीं। हम सारा दिन अरोजल में पीठ तोड़ते हैं, हमें ज्यादा मिलना चाहिए। तो क्या बच्चों को मैथ पढ़ाना 10 गुना कम जरूरी है? टीचर सुशिया का जवाब था, यह अपोकलिप्स है, पढ़ाई किस काम की? इसीलिए तो पढ़ाई जरूरी है, वरना इन बच्चों और जानवरों में फर्क क्या रहेगा? डोआ साओ भी उठ पड़ी। मेरी मेडिकल स्किल्स की कोई कीमत नहीं? किलो में तोलोगे? शहर और गांव वाले अलग अलग रिवाजों पर भी भिड़ रहे थे। पानी बचाओ, रोज नहाना बंद करो। डीजल बचाओ, फोन चार्जिंग नहीं। मैं ये सब देख रहा था, अंदर से कड़वाहट थी। बाहर zombies थे, अंदर हम खुद टूट रहे थे। अगर एक नहीं रहे तो जिंदा कैसे रहेंगे? उस रात मैंने पहली काउंसिल मीटिंग बुलाई, पुरानी ग्रैंडरी में। सब एक गोले में बैठे, बीच में केरोसिन की लालटेन। मैंने दादाजी की अकाउंट्स बुक खोली, 1960 के रिकॉर्ड्स। 1960 की बड़ी अकाल। इस खेत ने 18 लोगों को पाला था, हमसे ज्यादा। हर दिन का हिसाब था।
दादाजी एक वर्क पॉइंट सिस्टम इस्तेमाल करते थे, लेकिन सिर्फ मेहनत मजदूरी के नहीं। मैंने रिकॉर्ड्स पढ़े, बीमारों की देखभाल 3 पॉइंट्स रोज, बच्चों को पढ़ाना 3 पॉइंट्स, रात का पहरा 4, खाना बनाना और कपड़े धोना 3, गर्मियों में खेत का काम 5। हर काम की कीमत थी, बस अलग अलग। चंद सबसे पहले खड़ा हुआ। उसकी माँ व्हीलचेयर वाली, हाथ में स्ट्रॉ सैंडल्स उठाए बोली, मैं सैंडल्स बुन सकती हूँ 3 पॉइंट्स। मैं ही जूते ठीक करती हूँ जब टूटते हैं। क्या ये कंट्रीब्यूशन नहीं? बुजुर्ग ने कांपते हाथों से सैंडल्स दिखाए। लिसन उठा। मैं डाइनिंग रूम संभालता हूँ, रोज अलग अलग खाना बनाने की कोशिश करता हूँ। वेजिटेबल सूप में थोड़ी चर्बी डालता हूँ, चावल पॉरेज इतनी नरम बनाता हूँ कि बुजुर्ग भी खा सकें। मैं जड़ी बूटियां इकट्ठा करती हूँ, दुआ साहब ने कहा। तुरंत असर नहीं होता, लेकिन ज़रूरी वक्त पर जान बचाती हैं। मैं औजार ठीक करता हूँ। हैंक बोला। कुदाल की धार चली गई थी, मैंने ठीक की। टीचर ने फे की तरफ देखा। कल तुमने मुझसे एक शब्द लिखना पूछा था, मैंने बताया। वो कंट्रीब्यूशन नहीं है। फे का चेहरा और भी लाल हो गया। मैंने कहा जो सच में महसूस होता था जब वो हुजूम आया था, मैं टूटने वाला था। तुम सब देख रहे थे, भरोसा कर रहे थे, उसी ने मुझे ताकत दी। ये मैंने नहीं बचाया, हम सब ने मिलकर बचाया। खामोशी। चैन ने तोड़ी। सान सही कहता है, जो अब तक जिंदा हैं सब की वजह से। फिर अचानक बोला, माफ करना। चैन, बुजुर्ग माँ, माफ करना। मुझे बहुत डर लग रहा था, बच्चों के लिए खाना कम होता जा रहा है, डर से बोल दिया। चैन की माँ ने नरमी से कहा, डर लगना नॉर्मल है, मुझे भी लगता है। नई नोटबुक निकाली। आज से नया सिस्टम। बेसिक राशन सबके लिए बराबर, सर्वाइवल गारंटी। एक्स्ट्रा राशन वर्क पॉइंट्स के हिसाब से। एक एक करके सबने हाथ उठाए। मीटिंग के बाद पूरा डिवीजन लिखा। एग्रीकल्चर टीम, डिफेंस टीम, लॉजिस्टिक्स टीम, मेडिकल टीम, एजुकेशन टीम, मेंटेनेंस टीम। अगले दिन से नया सिस्टम चला। हर सुबह पिछले दिन के पॉइंट्स रिकॉर्ड होते। धीरे धीरे शिकायतें कम हुई। सबको पता चला यहाँ हर किसी की जगह है। रोपाई तेजी से आगे बढ़ी। 15 दिन में 15 म्यू पूरे हुए। सबको सही तरीका सिखाया। पौधे सीधे 3 उंगली गहरे। ज्यादा ऊपर हुए तो तैरेंगे, ज्यादा नीचे तो बढ़ेंगे नहीं। खाद सुबह ओस सूखने के बाद। घास जड़ से, जो जड़ से न उखाड़ो वो बसंत की हवा में फिर उगाती है। दादाजी की वही बात। कीड़ों के लिए घरेलू नुस्खा, तंबाकू की पत्तियां पानी में भिगोकर उसमें लकड़ी की राख मिलाकर छिड़काव। पेस्टिसाइड जितना असर नहीं था, पर कुछ नहीं से बेहतर था। तालाब में मछली के बच्चे डाले, कम थे लेकिन उम्मीद थी। बगीचे में जल्दी बढ़ने वाली सब्जियां, चाइनीज कैबेज 20 दिन में, मूली 45 में। चाइव्स काटो तो फिर उगती हैं। 1 महीने बाद पहली कैबेज फसल तैयार हुई। उस रात सब आंगन में घेरे में बैठे। लिजन ने कैबेज सूप बनाई, सिर्फ नमक था मसाले में, लेकिन अपने हाथों से उगाई सब्जी थी। हैंग ने एक बड़ा घूंट लिया, ये किसी भी दावत से बेहतर है। दुआ साव मुस्कुराई। फे अपना कटोरा लेकर चंद के पास गया। चंद, सच में माफ करना। चंद ने कंधा थपथपाया, वो बात गई। हम सब एक परिवार हैं। हाँ, एक परिवार। चंद की माँ ने सबको प्यार भरी नजरों से देखा। इस दुनिया में बस एक दूसरे को ही है। चांद की रोशनी आंगन पर पड़ी थी। हर चेहरा रोशन था। कोई हंस रहा था, कोई की आंखें भरी थीं, कोई चुपचाप सूप पी रहा था। झगड़ा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, शायद कभी होता भी नहीं, लेकिन हमने साथ रहना सीख लिया था, और यही काफी था। डायरी में लिखा, 30वां दिन, हम साथ हैं। बारिश का मौसम उस साल जल्दी आया। 15 दिन लगातार बारिश, पहले हल्की, फिर मूसलाधार, फिर ऐसी जैसे आसमान ही टूट रहा हो। पुरानी हवेली की मिट्टी की दीवारें टुकड़े टुकड़े होने लगीं। छत टपकती थी, बाल्टियां रखी थीं, टपकने की आवाज़ ड्रम की तरह। पर यह सबसे बड़ी मुसीबत नहीं थी। जॉम्बीज को रोकने के लिए जो बाढ़ छोड़ी थी उसने पहाड़ी रास्ता बर्बाद किया था, और ड्रेनेज सिस्टम भी बंद हो गया था। खेत नीचाई में था, पानी जमा होने लगा। पहले छोटे छोटे गड्ढे, फिर तालाब, अब अरोजाल के ऊपर से गुजरने लगा। नई रोपाई डूब रही थी। 2 दिन और यही हाल रहा तो जड़ें सड़ जाएंगी। रोजा बचाना है, पानी निकालने का रास्ता चाहिए। जिम घुटनों तक पानी खड़ा था। कहाँ निकालेंगे? हैंक का चेहरा फिक्र से भरा था। नीचे के रास्ते बर्बाद हैं, ऊपर से पश्चिमी पहाड़ में लैंडस्लाइड के आसार हैं। मैंने दादाजी की डायरी सिर से पांव तक फिर पढ़ी। 1975 का रिकॉर्ड मिला, जुलाई 1975। मूसलाधार बारिश, तबाही। रिबेरा का अंडरग्राउंड ड्रेनेज एक्टिवेट हुआ। खेत बच गया। रिबेरा? कौन सी रिबेरा? और खोजा। एक पीला नक्शा था, प्लास्टिक में सावधानी से लपेटा हुआ। खेत का अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। चैनल मछली के तालाब की तली से शुरू होता था, खेत के नीचे से गुजरता था, और पूर्वी पहाड़ी के झरने में निकलता था। कई साइड चैनल्स भी थे। खेत में पूरा अंडरग्राउंड ड्रेनेज है, मैंने खुश होकर कहा। दुआ सौ ने पूछा,
तो इस्तेमाल क्यों नहीं? 50 साल बंद पड़ा होगा। नक्शे की डेट देखी, 72 घंटों में खोलना होगा, नहीं तो एरोजाल नहीं, पुरानी हवेली भी गिर जाएगी। वक्त के खिलाफ दौड़। पहला कदम, चैनल का एंट्रेंस ढूंढना। नक्शे के हिसाब से वो मछली के तालाब की तली में था, लेकिन तालाब पानी और कीचड़ से भरा था, कुछ नजर नहीं आता था। पानी निकालो। पंप नहीं था, बाल्टियों से। 23 लोग बारिश में बाल्टी से पानी निकाल रहे थे, लेकिन बारिश उतना ही वापस भर देती थी। यूं नहीं होगा, हैंग बोला। छत बनाओ। प्लास्टिक शीट से तालाब के ऊपर एक छत बनाई। अब सीध बारिश नहीं पड़ती थी। पूरा दिन पानी निकाला, तालाब 1 मीटर नीचे उतरा। तली का काला नोडो दिखा। मैं उतरता हूँ। बाकियों ने रोका, बहुत खतरनाक है, किसी को उतरना पड़ेगा। पहला कदम रखा, कीचड़ ने पाँव निकल लिया। दूसरा, जांघ तक। तीसरा, कमर तक। वो ठंडी कीचड़ पूरे नीचे के हिस्से को जकड़ रही थी, जैसे सैकड़ों हाथ नीचे खींच रहे हों। हर कदम में जबरदस्त ताकत लगी। गलत पांव पड़ा, पूरा निगल लेती। हाथों से टटोलते हुए कुछ सख्त मिला। मिला। कुएं का एंट्रेंस है, 1 मीटर डायमीटर अंडरग्राउंड चैनल का दरवाजा। पूरी तरह कीचड़ से बंद था। फावड़ा दो। एक एक करके कीचड़ निकाला। बाहर वाले बाल्टियों में भरकर ले जाते रहे। 2 घंटे। फिर बदलाव, चन कूदे, ऊपर जाओ, आराम करो, इसी तरह बारी बारी। जो भी सबसे मजबूत थे, हैंग और बची। हर कोई 1 घंटा। डोआ साव किनारे पर अदरक की चाय बनाती रहीं। जो ऊपर आए, कंबल ओढ़ो, तुरंत अदरक सूप पियो, ठंड चढ़ेगी। अगले दिन चैनल का एंट्रेंस साफ हो गया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 50 साल पुराना मेन डक्ट पूरी तरह बंद था। पोर्शन बाय पोर्शन खोलना था। सबसे खतरनाक था वो हिस्सा जो पहाड़ से सटा था, कभी भी ढह सकता था। जो भी जाएगा जिंदा दफन हो सकता है। मैं जाता हूँ। चैन आगे आया। तुम्हारी माँ को तुम्हारी ज़रूरत है, तो मैं जाता हूँ, मैं बोला। बहस बंद करो। खान ने कहा, हम तीनों साथ जाते हैं, एक दूसरे की पीठ देखेंगे। प्लास्टिक बैग से बनाई घर की हेडलैम्प्स लगाए। तीनों चैनल में से अंदर घुप अंधेरा, सिर्फ लैंप की रोशनी। इतना नीचा था कि झुककर चलना पड़ता था। पानी घुटनों तक, कभी कभी छत से मिट्टी गिरती थी। ध्यान रखो। नहाय की आवाज। आगे एक हिस्सा रह गया। धूल ने सब भर दिया। खांसी बंद नहीं हो रही थी। पीछे, जल्दी। वापस आए? नहीं हो सकता, बहुत खतरनाक है, चंग बोला। और उसी रात तड़के बारिश के बीच किसी गाड़ी का हॉर्न। 1 दर्जन सर्वाइवर्स बारिश में दौड़ते हुए आए। उनकी गाड़ी पहाड़ की तलहटी में बंद हो गई थी। पैदल चढ़े। उनकी अगुवाई एक वुमन पुलिस ऑफिसर लिन कर रही थी। वर्दी पूरी भीगी हुई। कृपया हमें रखो, हमारे पास कोई जगह नहीं। मेरे अंदर दुविधा थी। इन्हें लेना मतलब और कम राशन, लेकिन उन्हें बारिश में कांपता देखकर सब अंदर आओ। और अचानक उनमें एक 50-55 साल का आदमी था। वाटर कंट्रोल स्टेशन की यूनिफॉर्म। वो हमारा खोदा हुआ कान देखकर एकदम बोला, गलत जगह खोद रहे हो। मेन चैनल का जरूरी पॉइंट वहां नहीं है, साउथ ईस्ट कॉर्नर से शुरू करो। उसने नक्शा लिया, गौर से देखा। ये ड्रेनेज डिजाइन बहुत इंटेलिजेंट है। जमीन की नेचुरल स्लोप यूज करती है। बस कुछ की पॉइंट्स खोलो, बाकी पानी खुद निकल जाएगा। नई स्ट्रैटेजी। पूरा नहीं खोदना, 3 की पॉइंट्स। उसने नक्शे पर निशान लगाए। 3 ग्रुप्स में बटे। नए लोग भी साथ। थके हुए थे, गंदे थे, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। तीसरे दिन शाम को आखिरी की पॉइंट खुला। पानी बहने की आवाज। रुका हुआ गंदा पानी चैनल में खींचने लगा, पूर्वी झरने की तरफ। अरोजाल का पानी धीरे धीरे उतरा। ज्यादातर पौधे अभी भी जिंदा थे, कुछ गिरे थे, लेकिन बचे थे। और एक और हैरानी, बूढ़े चंद ने मुस्कुराते हुए कहा, यहां देखो। अभी अभी खोदी गई जगह पर पत्थर की दरारों से साफ पानी फूट रहा था। यह अंडरग्राउंड स्प्रिंग है, ये पी सकते हो। हम सब उस चश्मे चारों तरफ जमा हो गए। साफ पानी बिना रुके बह रहा था। इस जॉम्बी अपोकलिप्स में जहां पानी सोने से भी कीमती था, यह खजाना था। उस रात बारिश रुक गई। चांद बादलों से निकला। छत पर खड़ा था, उतरता पानी देख रहा था। बची हुई रोजल देख रहा था। जो स्प्रिंग हमें मिली थी उसे देख रहा था। ये जमीन उन्हें धोखा नहीं देती जो इसकी देखभाल करते हैं, दादाजी की आवाज गूंजी। हाँ दादाजी, आप बिल्कुल सही थे। शाओलिन की शॉर्टवेव रेडियो ने सब कुछ बदल दिया। यहाँ बेस 47, आपका सिग्नल मिला, जवाब दे। स्टैटिक के बीच से एक एक करके जवाब आने लगे। पास में और सर्वाइवर बेसिस थे। सब अपनी अपनी जंग लड़ रहे थे। लेकिन रेडियो ने मुसीबत भी लाई। एक कर्कश आवाज आई, सुनो, बेस 47, मैं नए ऑर्डर का नेता हूँ। 2 ऑप्शंस हैं, आधी सप्लाईज दो या हम आकर साफ करेंगे। शाओलिन का चेहरा उतर गया। यही लोग हैं, काउंटी का ग्रैनरी ये लोगों ने कब्जा किया है। कई सर्वाइवर रेफ्यूजेस लूट चुके हैं। कितने हैं? कम से कम 30। और हथियार हैं। खामोशी।
हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। डिफेंसेस तैयार करो। चेन फौरन 3 ग्रुप्स में बांटे। फ्रंट, फ्लैंक्स, रिजर्व। हैंग ने स्क्रैप मेटल से 20 लंबे भाले बनाए। कुदालों के मेटल हिस्से बैम्बू पर बांधे। रफ था लेकिन काफ़ी था। और ट्रैप्स चाहिए। हैंग बोला। पहाड़ी रास्ते पर 10 से ज़्यादा ट्रैप्स खोदे, स्प्रिंग वाटर से भरे। वो शाखाएं बिछाई छुपाने के लिए। पहली रात को कोई खेत के पास घूमा। टॉर्च की रोशनी पेड़ों में हिलती रही, जानबूझकर। हमारा रिएक्शन देखना चाहते थे। तीसरे दिन रात 3 बजे हाई पावर रेडियो चिल्लाया, बेस 47 के लोग, सामान दो, जान छोड़ेंगे। मुकाबला किया तो मौत है। आवाज़ इतनी तेज थी बच्चे डर कर रो पड़े। 1 हफ्ते का लगातार हैरेसमेंट, 24 घंटे शिफ्ट में पहरा। खाना 2 महीने का था, इस स्पीड में 1 महीने का भी नहीं। हमें तोड़ना चाहते हैं। शाओलिन समझ गई। हमारा इरादा खत्म करना चाहते हैं। पहला असली हमला एक अंधेरी आंधी वाली रात को हुआ। 20 से ज़्यादा आदमी 3 दिशाओं से। फ्रंट पर फेंट ध्यान बांटने को। 5-5 आदमी दोनों फ्लैंक से पहाड़ के रास्ते से घेरने की कोशिश। लेकिन किसानों की ताकत कम नहीं आंकनी चाहिए थी। एक तरफ से दर्द की चीख। ट्रैप में गिरा। पानी मुंह और नाक में। घुप अंधेरे में वो अपना रास्ता और ट्रैप्स में फर्क नहीं कर पाए। फ्रंट अटैक भी रुक गई। रास्ते पर बिछाई कीलें। आगे की मोटरबाइक उड़ी, सवार उछल कर गिरे। कने छोड़ो, चेन ने आदेश दिया। पहले से तैयार लट्ठे पहाड़ी से लुढ़के दुश्मन की लाइनों में घुसे। लीथल नहीं थे, लेकिन तबाही मचाने के लिए काफ़ी थे। 2 घंटे की लड़ाई। दुश्मन को यह उम्मीद नहीं थी कि हम इतने तैयार थे। भागते बने, लेकिन हार नहीं मानी। अगले 2 हफ्ते हरासमेंट बढ़ता रहा। पानी का एक सोर्स पॉइजन किया, डेड रैट्स फेंक दिए। वक्त पर पकड़ा, कोई बीमार नहीं हुआ। पहाड़ जलाने की कोशिश, लेकिन 15 दिन की बारिश से सब गीला था। आग नहीं पकड़ी। एक रास्ता बर्बाद किया, हमारी रिट्रीट रोक को। उल्टे हमारी डिफेंस और मजबूत हो गई। सबसे भयानक लड़ाई दूसरे हमले में आई। इस बार होममेड एक्सप्लोसिव्स थे। बूम, बाहरी दीवार में ब्रीच। चंगे सीधे कूदे। पहला ग्रुप साथ था। हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू। मेरे सामने एक बड़ा टैटूड आदमी था। मेटल पाइप लहराता मुझ पर झपटा। मैं बाईं तरफ हटा, कुदाल उसके घुटनों पर मारा। गिरा, चिल्लाया। एक और बार, वो हिला नहीं। यह पहली बार था जब मैंने किसी इंसान को परिवार की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि सीधे मारा था। उस बैटल में फे ने सबको चौंकाया। उसे इन लोगों के तरीके पता थे। आग से डरते हैं, उसने चिल्लाया। कुछ युवाओं को लेकर पीछे से घेरा, डीजल से दुश्मन की गाड़ियों में आग लगाई। लपटें, धमाके, बिना रास्ते के घिरे हुए दुश्मन पूरी तरह बिखर गए। नेता ने हाथ उठाए, मत मारो, हम जाते हैं। चैन ने भाला तानकर कहा, अगली बार ये खुशकिस्मती नहीं होगी। भागे कायराना, कुछ लाशें छोड़कर, कुछ हथियार छोड़कर। कीमत बहुत ऊंची थी। बाहरी दीवार ढही, मरम्मत करनी होगी। 5 लोग जख्मी, 2 गंभीर। डोआ 100 रात भर उनके लिए लड़ती रहीं। 1/3 सप्लाईज खर्च हुए, खाना, दवाइयाँ, डीजल। सबको साइकोलॉजिकल स्कार्स मिले। बच्चों को बुरे सपने आते। बड़ों के नसें टूटी हुई थीं। क्या इसकी ज़रूरत थी? फे ने पूछा। बैटल में बहादुर था, लेकिन अब उसके हाथ नहीं रुक रहे थे। हाँ, जवाब दिया। उस दीवार को देखते हुए जिसकी मरम्मत हो रही थी, क्योंकि हमने अपना घर बचाया। हाँ, खेत अब सिर्फ शरण नहीं था, घर था। बात फैल गई। बेस 47 ने नए ऑर्डर को हराया और उनके हथियार भी लिए। दूसरे सर्वाइवर सेटलमेंट से कॉन्टैक्ट आए। शाओलिन ने कड़वी मुस्कान से कहा, नहीं पता अच्छी बात है या बुरी। अच्छी है। मैंने कहा, कम से कम जानते हैं हमसे पंगा नहीं। उस रात कॉन्फिस्केटेड सप्लाईज से थोड़ी ज्यादा मीट थी खाने। सब बहुत खुश थे। हमारे वॉरियर्स को सैल्यूट। पानी के गिलास उठे। एक साथ चिल्लाए, अपने घर को। चांद की रोशनी में खेत खास तरह से शांत था। दीवार टूटी थी, जल्दी ठीक होगी। कुछ जख्मी थे, सब जिंदा थे। और सबसे ज़रूरी यह साबित हो गया था, जो एक हो जाते हैं उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। पतझड़ आया। 15 मीऊ के खेत पर धान की बाल झुक गई थीं, भारी पकी, सोने का रंग। हर दाना खून पसीने से बना था। चैन ने कहा, कम से कम 4000 किलो निकलेंगे। 4000 बहुत लगता है, लेकिन 50 से ज़्यादा लोगों के लिए कुछ महीने। इस पहले साल में आसान नहीं था। पहले एनिवर्सरी पर टिड्डियों का हमला हुआ था। वो भयानक कीड़े धान के तनों पर चिपक गए, सब ढक गया। पेस्टिसाइड्स खत्म हो चुके थे। दुआ साव का आइडिया आया, आर्टेमिसिया जलाओ। पूरी रात किनारों पर धुआं उठाते रहे। फिर राख पानी में लाकर छिड़काओ। हाथ सूज गए, लेकिन प्लेग कंट्रोल हो गई। फिर ग्रेन फिलिंग के वक्त सूखा पड़ा। पानी बंद। 1 किलोमीटर दूर झरना था, एक छोटी पहाड़ी पार करके। 30 किलो का बोझ, एक चक्कर 1 घंटा।
सूरज से सूरज तक कंधे छिल गए, कपड़ा रखा और चलते रहे। पीठ सीधी नहीं होती थी। थोड़ा रुकते और फिर जंगली सुअर। पका हुआ धान उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। एक ही सुअर एक पूरी प्लॉट बर्बाद कर सकता था। चंद ने 3 मीटर गहरी ट्रैप्स बनाई, तरी पर बैम्बू की नुकीली खूंटियां। रात को गोंग और ड्रम बजाते थे, सुअर शोर से डरते हैं। बारी बारी पहरा, तन तन तन। वो आवाज पूरी घाटी में गूंजती थी, जैसे दुनिया को बता रहे हों यह रोजा हम बचा रहे हैं। और फिर कटाई का दिन। सबको तरीका सिखाया। कुदाल नीचे की तरफ, एक मुट्ठी तना पकड़ो, जमीन से पास काटो। 4 मुट्ठी का एक गट्ठर। ये वही तरीका था जो दादाजी ने मुझे सिखाया था। अब मैं उन्हें सिखा रहा था। झुको और काटो, बांधो और रखो, एक के बाद एक। पीठ जैसे टूट रही हो, हथेलियों पर खून के छाले, लेकिन कोई थकान की शिकायत नहीं। थ्रेशिंग के लिए दादाजी की पेडल थ्रेशर 50 साल पुरानी चरचराती थी, लेकिन चलती थी। पेडल दबाओ, रोल घूमता है, बाल डालो, दाने झड़ते हैं। सोने की बारिश। बच्चे बाईं तरफ गिरे दानों को इकट्ठा करते रहे। एक दाना भी ज़ाया नहीं होना था। पुराना रिवाज। 10 साल तक के बच्चों को एक एक्स्ट्रा बोल एटोले मिलता था। सुखाने में और सावधानी थी। नए थरे से दानों में नमी ज्यादा होती है। आंगन पर 5 सेंटीएम की तह में फैलाओ, हर 2 घंटे में पलटो, और अगर बारिश आए सब तुरंत उठाओ। तीसरे दिन शाम को आसमान में काले बादल जम गए। बारिश आने वाली है। सब झाड़ू और बाल्टियां लेकर दौड़े। पागलों की तरह चमकिया। एक फिसला, दानों के ढेर पर गिरा, उठा, सोने की धूल से ढका, भरता रहा। बच्चे छोटे छोटे हाथों से दाने इकट्ठा करते रहे, एक भी बर्बाद न हो। आखिरी बोरी भरी बारिश शुरू हो गई। सब छत के नीचे खड़े थे, आंगन को धोती बारिश देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। जो खुशी वक्त पर मिलने में होती है, वो किसी और चीज में नहीं। शाओलिन की रेडियो से 3 और सर्वाइवर बेसिस से कनेक्शन हुआ। हमारे पास ग्रेन है, एक्सचेंज के लिए तैयार है। जवाब फौरन आए। बेस 23 दवाइयाँ हैं, अरोज चाहिए। बेस 35 बैटरीज और टूल्स हैं। बेस 41 कपड़ा और नमक। मिलने की जगह तय हुई। इंसान प्राइमरी स्कूल का आंगन। बुधवार सुबह। सब न्यूट्रली। कोई नहीं पूछेगा कहाँ से आए हो। फेयर एक्सचेंज। जो नहीं माने सबसे जवाब देगा। पहला एक्सचेंज हुआंग और चैन के साथ गया। 25 किलो। लोग इंतजार में थे, सब कॉशियस, दूरी बनकर। अरोज के बदले एक्ट किल। 10 किलो पर 2 बॉक्सेस। बैटरीज के बदले 2.5 kg पर सेट। डील। पहली मार्केट सक्सेस। इस बिखरी दुनिया में सब ईमानदार रहे, शायद इसीलिए क्योंकि यहाँ ट्रस्ट सबसे कीमती चीज़ है। और जब कोसेचा सेलिब्रेट कर रहे थे, अनजान मेहमान आए। कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म में एक छोटा स्क्वाड। नेता 40-45 साल का, पक्के इरादे वाली आंखें। शांत रहो, हम रेस्क्यू और सर्च टीम है। आईडी दिखाई। हमें ऑर्डर है सर्वाइवर्स को रजिस्टर करने का। एक सेफ जोन बना रहे हैं। सेफ जोन? हाँ। शहर में एक टेम्पररी कैंप है। आर्मी की प्रोटेक्शन है, सप्लाईज हैं। आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। खेत पर बहस शुरू। जाना मतलब सेफ्टी, लेकिन ये जमीन छोड़ना। रहना मतलब खतरा, लेकिन वो घर जो अपने हाथों से बनाया था। वोट होगा। मैंने कहा, एक पर्सन एक वोट। आंगन में। वोट में मक्का के दाने पीले माने जाना, सफ़ेद माने रहना। मैंने कोई राय नहीं दी। सच में दुविधा में था। उस जमीन को देखा, नई फसल, साथ बनाया घर। नतीजा आया, 2/3 रहने के पक्ष में। हम यहाँ ठीक हैं, ये हमारा घर है, लो ने कहा। कमांडर ने हमारा फैसला माना। आपने अच्छा काम किया, कुछ ऑफिशियल सेफ जोन से भी बेहतर। जाने से पहले एक मिलिट्री रेडियो, बेसिक मेडिसिन्स, एक नई 5 स्टार फ्लैग, यही आपको मिलना चाहिए। टिके रहो, देश आपको नहीं भूलेगा। मुझसे धीरे बोले, बाहर की दुनिया रीबिल्ड हो रही है, लेकिन मुश्किल है। इसीलिए जैसी जगह आपकी है, सेल्फ सफिशिएंट, वो एक्चुअली और सेफ है। उस रात हार्वेस्ट फेस्टिवल था। आंगन में अलाव, तामी का बनाया चावल, वाइन ज़्यादा तेज नहीं था, लेकिन खुशबूदार और मुलायम था। हर किसी को एक छोटा कप। अपने फार्म के चिकन थे, स्टीम्ड, अदरक चाइव की चटनी के साथ। ऐसा स्वाद था कि आंखें भर आती थीं। हैंग ने मेटल स्क्रैप से ड्रम बनाया, रिदम बजाने का। बच्चे अलाव के चारों तरफ नाचने लगे, बड़े ताली बजाते हैं। मैंने अर्थ स्पिरिट को ऑफरिंग दी। ऑल्टर पर नया रोज और चिकन रखा, 3 इंसेंस स्टिक्स जलाए। गहरा झुककर थैंक यू कहा इस जमीन का जिसने इस तबाही में हमें बचाया, एंसेस्टर्स का जिन्होंने ये पनाहगाह छोड़ा, और इन सब का जिनकी वजह से आज तक जिंदा है। सब झुके मेरे साथ। पत्थर की उस बेंच पर खड़ा हुआ जहां दादाजी बैठते थे। चारों तरफ देखा। अलाव, मुस्काने, गाने, भरा हुआ ग्रैनरी। हमने सिर्फ एक मटेरियल किला नहीं बनाया था,
अपनी रूह का घर बनाया था। दादाजी, मैंने चुपचाप कहा, क्या देख रहे हो? अनाज के खेतों में हवा चली, एक फुसफुसाहट। जैसे दादाजी जवाब दे रहे हो। देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। सर्दी उस साल बहुत जल्दी आई, रात में 10 डिग्री का गिरना। पेड़ों की पत्तियां अभी पूरी नहीं गिरी थीं और पाला पड़ने लगा था। और ऊपर से फ्लू की एपिडेमिक। पहले कुछ बच्चों को बुखार आया, फिर बड़ों की खांसियां हर तरफ से सुनाई देने लगी। पूरा खेत एक हॉस्पिटल जैसा लग रहा था। कॉमन फ्लू था, लेकिन अपोकलिप्स में कॉमन फ्लू भी जानलेवा हो सकती है। हर्ब सप्लाईज जल्दी खत्म हो गई। फीवर की जड़ी बूटी गई, खांसी की पत्तियां गईं, और दवाइयां, वो तो कब की लग्जरी बन गई थी। सबसे गंभीर था चैन की माँ का हाल। पहले से कमज़ोर थीं, इस बार तेज़ बुखार उतर नहीं रहा था। बड़बड़ाने लगी थीं, कभी भी जा सकती थीं। काउंटी हॉस्पिटल जाना होगा। डुआ साहू बोली, वहाँ दवाइयाँ होनी चाहिए। काउंटी हॉस्पिटल 50 किलोमीटर। रास्ते में एनिमी टेरिटरी। जो भी पिछली बार गए थे वापस नहीं आए। मैं जाऊँगा। मैं भी। चैन की आंखें लाल थीं। मेरी माँ है, मुझे गिनो। हैंग ने हाथ उठाया। फे आगे आया, मैं रास्ता जानता हूँ, मैं गाइड करूँगा। शालिन, मुझे पता है कौन सा रूट कम खतरनाक है। 5 लोग, एक पुराना ट्रैक्टर, 20 लीटर डीजल, यही था सब कुछ। जाने से पहले लिजन ने बिस्कुट का पैकेट हाथ में रखा। टीचर सूजिया ने कपड़े की थैली दी। अल्कोहल और गॉज। बस अगर वाक्य पूरा नहीं किया। सब समझ गए, अगर किसी को काट लें तो कम से कम वूंड ट्रीट कर सके। सुबह के 4 बजे, अंधेरे में, ट्रैक्टर का ट्रैक्टर पहाड़ी रास्ते पर गूंजा। मैं ड्राइव कर रहा था, बाकी नजर रख रहे थे। हर किसी के हाथ में हथियार, भाले, मचटीज, लोहे के रॉड। पहाड़ से निकले तो नज़ारा खौफनाक था। गांव सुनसान, दरवाजे खिड़कियां खुली, हड्डियां, जली हुई गाड़ियों के ढांचे सड़क पर। अचानक शॉलिन चिल्लाए, आगे मूवमेंट, ज़ॉम्बीज़ 3। ट्रैक्टर की आवाज़ सुनकर मुड़ रहे। मैंने व्हील घुमाया, खेत से निकला। ट्रैक्टर कीचड़ में हिचकोले खाने लगा, लगभग फंस गए। वांग और फेक उधे धकेलने निकले। दोपहर को एक पेट्रोल स्टेशन पर रुके। दुकान में तबाही। एक कोने में एक बूढ़ा कांपता हुआ आदमी। शाओलिन ने बैज दिखाया, डरो नहीं, हम बुरे ही हैं। वो देर तक देखता रहा, फिर उठा। मैं काउंटी हॉस्पिटल का जवान टेम हूँ। 1 महीने से यहाँ छुपा हूँ। हॉस्पिटल में अभी भी लोग हैं? मैंने अर्जेंट तरीके से पूछा। 20 से ज़्यादा डॉक्टर्स और नर्सेज लड़ रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल घिरा है, हर तरफ ज़ॉम्बीज़। अंकल हैंग, हमारे साथ चलो, उसने अपने साथियों से कहा। वहाँ एक डॉक्टर की ज़्यादा ज़रूरत है। शहर उससे भी बुरा था। हर गली में ज़ॉम्बीज़, बेमकसद घूमते, दीवारों से टकराते। हॉस्पिटल शहर के बीच में था। रेड क्रॉस का निशान अभी भी था, फीका पड़ चुका था। पूरी इमारत के चारों तरफ ज़ॉम्बीज़, आसानी से 300। कैसे घुसेंगे? हैंग ने सोचते हुए पूछा। शोर करके डिस्ट्रैक्ट करते हैं, मैंने कहा। मैं जाऊंगा। अचानक फिर बोला, मोटर बाइक लाइसेंस है मुझे, अच्छी ड्राइविंग करता हूँ। एक सड़क पर खड़ी मोटर बाइक की तरफ इशारा किया। मैं डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, आप लोग अंदर जाओ। बेहतर ऑप्शन नहीं था। फे ने मोटर बाइक स्टार्ट की। इंजन की गड़गड़ाहट ने ज़ॉम्बीज़ का ध्यान तुरंत खींचा। चलो बाप के लाडलो, आओ मेरे पास। वो मेन रोड पर निकला, किनारे खड़ी गाड़ियों को आयरन रॉड से मारता हुआ। एक के बाद एक कार अलार्म बजने लगे। डेफनिंग साउंड पूरी जगह में भर गई। ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ एक लहर की तरह बढ़े। हम साइड डोर से हॉस्पिटल में घुसे। अंदर का नज़ारा हैरान कर देने वाला। बिजली नहीं, पानी नहीं, लेकिन 20 से ज़्यादा डॉक्टर्स और नर्सेस काम कर रहे थे। अल्कोहल लैंप से डिसइंफेक्ट करते, बारिश के पानी से सफाई करते, सर्वाइवर्स की देखभाल में लगे थे। आप लोग? वाइस मैन ने पूछा। बेस 47 से हैं, दवाइयाँ चाहिए, ज़्यादा न बची। डॉक्टर ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। 3 एंटीबायोटिक डोजेज और फीवर की दवाई भी खत्म होने को है। चैन ने कहा, 3 डोजेस काफ़ी हैं। कुछ बेसिक मेडिसिन मिली, 3 एंटीबायोटिक इंजेक्शंस, फीवर टैबलेट्स का एक बॉक्स, थोड़ी गॉज और अल्कोहल। अंकल जवान ने अपने साथियों से कहा, मैं इनके साथ जाता हूँ। वहाँ 50 से ज़्यादा लोग हैं, एक डॉक्टर की और ज़रूरत है। जाने की तैयारी थी कि धमका। फे की बाइक एक कर्व पर स्लिप हो गई, गिर पड़ा। ज़ॉम्बीज़ टूट पड़े। हम भागे, लेकिन बहुत देर हो गई। फे के थाई में दांत खड़े, गहरी बाइट, खून बह रहा था। जल्दी भागो। चेंगी ने उसे उठाया और पीठ पर लाद कर भाग। पूरी ताकत से ट्रैक्टर की तरफ कूदे। हैंग ने ट्रैक्टर स्टार्ट किया। अंकल जॉन ने बेल्ट से टॉर्निकेट बांधा। खून रुका, कुछ देर के लिए। सब जानते थे इसका क्या मतलब था। मुझे छोड़ दो, फिर ने कहा, आवाज़ टूटी हुई। चुप। मैंने करीब करीब चिल्लाया, तुम हमारे हो। आधे रास्ते में डीजल खत्म, 20 किलोमीटर बाकी थे पैदल। फे को बारी बारी उठाएंगे, चेंगी कहा। बोटेकिन भी बाटी। अंधेरा हो गया, रास्ता दिखता नहीं था। हाथों से टटोलते चले। फे बड़बड़ाने लगा, चंगे माफ़ करना, पहले जो हुआ था माफ़ कर दो, बोलो मत।
ताकत बचाओ। चैन की आवाज़ कांप रही थी। आखिरी 3 किलोमीटर सबसे लंबे थे। फे बेहोश हो गया, बुखार चढ़ा था। नहीं पता था वो कब तक होल्ड कर सकता है, और नहीं पता था वो अचानक बदल तो नहीं जाएगा। आखिर में खेत की रोशनी दिखी। दरवाज़ा खोलो। साहब ने गेट खोला। भागते हुए ऑपरेट करो ग्रैनरी में। अंकल जुआनजू ने फौरन कमांड ली। कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं, ग्रैनरी। कोई सर्जिकल लैंप नहीं, टॉर्च। कोई एनेस्थीसिया नहीं। फे को एक लकड़ी का टुकड़ा मुंह में देने को कहा। काटना होगा, नहीं तो इन्फेक्शन फैलेगी। वांजो का फैसला ठंडा था लेकिन सही था। सीरा सैनिटाइज करो। ऑपरेशन शुरू हुआ। वो आवाज़, हड्डी कटने की आवाज़, सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। फे दर्द से बेहोश हुआ। दर्द ने ही वापस जगाया। फिर बेहोश। 2 घंटे। फे की बाईं टांग जांघ के बीच से। बचेगा? अंकल जुआन ने धीरे कहा। वो जाने बताए। लेकिन एक चमत्कार हुआ। शायद खून के सही वक्त पर गया था, या शायद इतना खून बह गया था कि वायरस फैल नहीं पाया। फे नहीं बदला। जिंदा रहा, एक टांग के बिना। आधी दवाइयां भी उस सफ़र में गई। कुछ गिरी, कुछ बारिश में खराब हुई। 3 एंटीबायोटिक्स में से 1.5 बची। पहले सबसे गंभीर को, मेरा फैसला। चैन की माँ को एक डोज बुखार उतरा। बची आधी डोज एक बच्चे को जिसे तेज बुखार था। बाकी सबको जड़ी बूटियों से काम चलाना था। 2 बुजुर्ग नहीं बचे। पहाड़ी ढलान पर दफनाया। कोई ताबूत नहीं था, बस स्ट्रॉ की चटाइयाँ। उस रात अकेले छत पर बैठा था। नेता की हैसियत से मुझे डिसाइड करना पड़ा था, पहले किसे दवाई मिलेगी। ये फैसला किसी और की जान ले सकता था। ये जिम्मेदारी, ये मुझे घुटन में डुबो रही थी। कब आएगी बसंत? बसंत आई। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर झरनों में बहने लगी। और सबसे जरूरी, मिलिट्री रेडियो पर खुशखबरी आई। सभी सर्वाइवर बेसिस को सूचित किया जाता है। इन्फेक्टेड को कंटेन कर लिया गया है। सभी रीजन्स में कंटेनमेंट ऑपरेशंस में डिसाइसिव विक्ट्री मिली है। दोहराता हूं, इन्फेक्टेड कंटेन हो गए हैं। सच में खत्म हुआ? मेरा जवाब था नहीं। लेकिन सबसे अंधेरा वक्त गुजर गया। अगला मैसेज और ज़्यादा एक्साइटिंग था। बेस 47, जिन फार्म, प्रोविंस नैन, सर्वाइवर बेस नंबर 47, राष्ट्रीय कंस्ट्रक्शन सिस्टम में ऑफिशियली शामिल। सप्लाईज 3 दिन में बेस 47 पहुंचेंगी। ये आपकी ऑफिशियल रिकॉग्निशन है। 3 दिन बाद सुबह प्रोपेलर्स की आवाज़, एक हेलीकॉप्टर, सब दौड़े। पैराशूट्स नीचे आए। पैकेट, असली एंटीबायोटिक्स, फीवर मेडिसिन्स, एंटी इन्फ्लेमेटरीज, नए खुरले, सचे, फावड़े, सोलर पैनल्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट अपग्रेड। बेहतर इक्विपमेंट के साथ पूरे प्रोविंस के सर्वाइवर बेसिस की वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। स्क्रीन पर दर्जनों बेसिस के लीडर्स थे। सब बचे थे, सब रीबिल्ड कर रहे थे। हमारा टेररिस्ट डिफेंस सिस्टम और वर्क पॉइंट सिस्टम सक्सेस स्टोरीज के रूप में पूरे प्रोविंस में लागू होने वाले थे। मीटिंग के आखिर में ऑर्गेनाइजर ने कहा, सभी बेसिस टिके रहो। देश अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी वापस पा रहा है। रिकंस्ट्रक्शन बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। सबसे मुश्किल वक्त गुजर चुका है। जीत हमारी होगी। बसंत की बुआई शुरू हुई। इस बार 25 न्यू अरोज के साथ गेहूं, मक्का, सोया भी। जम्बू ने न्यूट्रिशनल बैलेंस के हिसाब से प्लानिंग की। हैंग और उनकी टीम ने विंड मिल बनाया। घाटी की हवा से वाटर पंप होता था। पानी अब ढोना नहीं पड़ता था। चंद ने एक ट्रेन्ड सिक्योरिटी टीम खड़ी की। शाओलिन ने कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी ली। हर दिन फिक्स टाइम पर दूसरे बेसिस से बात। खेत एक छोटे समाज की तरह था। हर किसी को अपनी जगह मिल गई थी। सबसे टचिंग मोमेंट्स थे वो जब कम्युनिकेशन रिस्टोर हुई। मामा लिजन स्क्रीन के सामने रो पड़ी। माँ बेटी एक दूसरे को स्क्रीन से गले लगा रहे थे। फे को एक नया दोस्त मिला। किसी दूसरे बेस पर एक नर्स था। उसने देखा फे की एक टांग नहीं। वीडियो पर उसकी आंखें भर आईं। जब ब्लॉकेड उठेगी मैं तुम्हारे पास आऊंगा। चैन को अपने साथियों की खबर मिली। अभी भी लड़ रहे थे। हमारी खैर रखो, जीत के साथ वापस आएंगे। शाओलिन के पुलिस कॉलीग्स प्रोविंस की कैपिटल से मिले। स्टेशन अभी भी चल रहा था। तुम पर हमें गर्व है, चीफ ने कहा। सबको मिलते देखकर दादाजी की याद आई। अगर वो आज होते, ये खेत ऐसा देखते, तो कितने खुश होते। उस शाम दादाजी की कब्र पे गया। पहाड़ की ढलान पर खेत की तरफ मुंह करके, जैसे पुराने जमाने में कहते थे, घर देखना। कब्र के सामने 3 चीजें रखीं। न पके रोज का कटोरा, चावल, वाइन का एक कप और जंगली फूलों का एक गुच्छा। बात की दादाजी वापस आ गया। आपका खेत अब सर्वाइवर बेस नंबर 47 है। 30 म्यू जमीन बचाई, 50 से ज्यादा लोग जिंदा हैं। आपकी डायरी बहुत काम आई। वो फ्लडगेट, उसने सबकी जान बचाई। आप सही थे। ये जमीन उन्हें धोखा नहीं देती जो इसकी देखभाल करते हैं। हवा चली। कब्र के सामने जंगली फूल हिले। आपकी कब्र के पास पीच का एक नया पौधा लगाया है। दादाजी, आपको पीच के फूल बहुत पसंद थे। हर बसंत में अकेले शहर जाते थे उन्हें देखने। अगले साल इस वक्त तक खिल जाएगा।
उठा, खेत की तरफ देखा। सूरज ढल रहा था, रसोइयों का धुआं धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। बच्चे नए बने मैदान में बॉल खेल रहे थे। बड़े खेत में अगली बुआई की तैयारी में लगे थे। बुजुर्ग पेड़ों तले पत्थरों को मोहरे बनाकर अजदरेज खेल रहे थे। रेडियो पर खबरें आती रहती थीं, कहीं बिजली वापस आई, कहीं रास्ते खुले। जानता हूँ सब कुछ नॉर्मल होने में सालों लगेंगे, शायद दशकों, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे पास ज़मीन है, खाना उगा सकते हैं, पानी है, जिंदा रह सकते हैं, और हमारे पास एक दूसरे हैं, एक दूसरे का सहारा, और सबसे ज़रूरी उम्मीद है। कुदाल उठाया और रोज़ल की तरफ चला। नई बुआई का वक्त था। इस बार सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, जीने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए, भविष्य के लिए। दूर से सैन जॉन और हुआंग कनांग की आवाज़ें आईं। आ यार, हाथ लगाओ। मैंने कदम तेज़ किया और उनके साथ हो लिया। उस ज़मीन पर जो हमारे एंसेस्टर्स ने जोता था, हम भी बोते रहेंगे, मौसम दर मौसम, साल दर साल। ये किसान का नसीब है, और यही उसका फ़ख्र भी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया कितना बदले, जब तक ज़मीन है, जब तक बीज हैं, ज़िंदगी आगे बढ़ती रहेगी। जैसे ये बसंत सबसे कड़ी सर्दी के बाद भी बिना नागाती है। खेत की कहानी जारी है। हर सुबह हर शाम एक नया अध्याय लिखा जाता है। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो, ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन। हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है, या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक सेम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो, और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।